हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम अतुल दुबे। आज का जो हमारा वीडियो है ये 2023 के एमसीक्यू का फाइनल वीडियो है। तो आइए देखते हैं 2023 में कौन से एमसीक्यूज बाकी के सेट्स में आए थे। पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है? प्रोडक्शन ऑफ विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेज्ड अपीयरेंस ऑफ डो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए या पचाने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन उनके पाचन का या डाइजेशन का एक तरीका है जिसमें ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड उस डो में से, उस गूथे हुए आटे में से गैस के रूप में बाहर निकलती है, जिसकी वजह से वो आटा बहुत सारे कैविटीज या छेद बनने की वजह से फूला हुआ दिखाई देता है। तो हमारा सही आंसर यहां पर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कंफर्म्ड दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल? किसने पुष्टि की कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए के बारे में बहुत सारे रिसर्चर्स ने अपने अपने प्रयोग किए थे, अपने अपने रिसर्चेस की थी, मगर इस बात को कंफर्म करने वाले या इसकी पुष्टि करने वाले दो साइंटिस्ट थे। वो थे अल्फ्रेड हार्शी और मार्था चेज। तो हमारे यहाँ सेकेंड आंसर करेक्ट होगा, हार्शी एंड चेज। इनका एक्सपेरिमेंट भी आपने पढ़ा होगा। इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस, जिसे आप जीवाणुभोजी विषाणु कहते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था और साथ में इन्होंने लिया था ई कोलाई, एशेरिचिया कोलाई, ये बैक्टीरियम था और इसके साथ था एक विषाणु, एक वायरस जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। इन दोनों का इस्तेमाल करके इन्होंने ये कंफर्म किया था कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो एक सेल से अगले सेल में या एक जनरेशन से अगले जनरेशन में पास ऑन होता है, जिसकी वजह से सारे फीचर्स नेक्स्ट जनरेशन को मिलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कोटिलीडॉन कॉल्ड इन ग्रास फैमिली? ग्रास फैमिली को हम कहते हैं पोएसी। इसी का पहले नाम हुआ करता था ग्रामिनी, लेकिन अब इसका नाम बदलकर पोएसी हो गया है ताकि इसके एंड में ACEAE ये सफिक्स जोड़ा जा सके। तो पोएसी फैमिली में जो कोटिलीडॉन होता है उसे हम कहते हैं स्क्यूटेलम। प्रशल्क, घास परिवार में जो बीज पत्र होता है उसे प्रशल्क कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एलेन्स रूल, मैमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव। एलन के नियमानुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यतः क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? तो एलन के रूल के अनुसार इनमें शॉर्टर लिम्स और बॉडी अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि इनके जो अंग और शरीर के उपांग होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं। इसका रीजन एलन ने बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स कोल्डर क्लाइमेट में होते हैं उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा तापमान बाहर ना निकल जाए, उनके आसपास के वातावरण में ना निकल जाए, उनके शरीर में ही रहे। इसलिए उनके जो कान के पिन्ना होते हैं, जिसे हम बाह्य कर्ण कहते हैं, बाहरी कान, और नाक, ये सभी उपांग आकार में छोटे होते हैं ताकि उनके शरीर की गर्मी उनके शरीर में ही रहे, उनके शरीर का तापमान बना रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस इज। मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइपिक अनुपात है। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर, पाइजम सटाइवम पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके 7 फीचर्स को लेकर, जो कि कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स थे, विपरीतार्थ लक्षण थे। तो यहां पर उन्होंने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था, जो द्विसंकर संकरण किया था, उसमें उन्हें जो फिनोटिपिक रेशो था वो मिला था 9:3:3:1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनेशन बाय विंड? पॉलिनेशन बाय विंड को हम कहते हैं एनिमोफिली। निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है?
तो एनीमोफिली में या वायु परागण में जो पोलन ग्रेन्स परागकण बनते हैं वो बहुत दूर तक हवा में ट्रेवल करते हैं, इसके लिए उन्हें हल्का होना चाहिए। उसके फ्लावर में जो कार्पेल होता है जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं, उसका जो स्टाइल होता है वर्तिका, वह लंबी और पतली होती है, जिसकी वजह से उसमें आकर पोलन ग्रेन्स आसानी से उसके वर्तिकाग्र में यानी कि स्टिग्मा में अटैच हो सके। तो यहां पर एक एक करके हम फीचर्स को देखेंगे। लाइट पोलन ग्रेन्स, लाइट का मतलब होता है हल्के परागकण, परागकण हल्के होंगे तभी विंड के थ्रू, हवा के थ्रू वो दूर तक ट्रेवल कर पाएंगे। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, बेहतर अनावृत पुंकेसर, तो पुंकेसर या स्टेमन अगर बाहर की तरफ निकला हुआ होगा तभी हवा से उसमें से आसानी से पोलन ग्रेन्स बाहर निकल पाएंगे, ये भी सही है। लार्ज फेदरी स्टिग्मा, स्टिग्मा लंबी होगी और पिच्छकी होगी यानी कि पंख की तरह होगी। ऐसा फीचर पाए जाने पर ही पोलन ग्रेन्स उसमें आसानी से आकर फंस सकेंगे क्योंकि वो हवा के थ्रू आ रहे हैं। मल्टीपल ओव्यूल, अनेक बीजांड, ये एनीमोफिली का कैरेक्टर नहीं है क्योंकि एक ही ओव्यूल काफी है फर्टिलाइजेशन के लिए। यहां पर सही ऑप्शन होगा डी, मल्टीपल ओव्यूल, अनेक बीजांड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय विच अमीनो एसिड। दांत्र कोशिका अरक्तता ग्लूटामिक अम्ल के निम्न में से किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। तो आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया था, जब एक पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू बिंदु उत्परिवर्तन के द्वारा जब भी सिकल सेल अनीमिया यानी दांत्र अरक्तता पाई जाती है तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें एक पेप्टाइड चेन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं बीटा ग्लोबुलिन। उसके 6वें नंबर पर जो ग्लूटामिक अम्ल होता है उसकी जगह पर आ जाता है वेलिन। तो यहां सही आंसर होगा वेलिन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स डज ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैव। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन के फ्रेमिंग में कुछ अंतर है। इंग्लिश में पूछा गया है पेप्टाइड बॉन्ड्स और हिंदी में कहा गया है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। तो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है दो अमीनो अम्ल, दो अमीनो एसिड्स के बीच में, जो कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप होता है उनके बीच में। पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है एक से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो यहां पर हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सही है, बल्कि इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके प्रिंटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो जो प्रतिरक्षी अणु या एंटीबॉडी होती है वो इंग्लिश के अल्फाबेट Y के आकार की होती है। इसमें 2 हेवी चेन्स पाए जाते हैं इस तरह से, और इसी के साथ 2 लाइट चेन्स पाए जाते हैं कुछ इस तरह से। तो यहां पर ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो गई, 2 हैवी जिसे हम भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कहते हैं और 2 लाइट जिसे हम हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कहती हैं। तो यहां पर हमारा आंसर होगा 4 यानी कि 4। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रवण कहां से होता है। तो एक नॉर्मल मेल में जो टेस्टिस पाए जाते हैं उनमें कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लेडिग सेल्स, लीडिग कोशिका। उन्हीं के द्वारा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है, सिक्रीशन होता है। इसके अलावा ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये स्पर्म के यानी शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने में, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण ये स्पर्म सेल्स को यानी कि शुक्राणुओं को परिपक्वन में सहायता करता है, उनके मैच्योरेशन में हेल्प करता है। जर्म सेल्स उनके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि ये जो जनन कोशिकाएं हैं ये शुक्राणुओं का जनन करती हैं। तो यहां पर सही आंसर होगा लीडिग सेल्स, लीडिग कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट मेंटेन्ड इन द बायोरिएक्टर फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्न में से कौन सी नहीं है। यहाँ नॉट शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंडीशन
बनाए रखना जरूरी नहीं है। तो बायोरिएक्टर में जब भी हम सेल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें टेम्परेचर यानी तापमान भी मेंटेन किया जाता है, विटामिन्स के अमाउंट को भी हम मेंटेन करके रखते हैं, और जो अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं, जो लवण उसमें पाए जाते हैं, उनके अमाउंट को भी, उनकी मात्रा को भी नियमित रखा जाता है, कंट्रोल्ड रखा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। यानी कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है कि जिसका कंट्रोल यानी नियमन जरूरी नहीं होता। इन सभी को जरूरी रूप से कंट्रोल्ड या मेंटेन्ड रखा जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज फाउंड इन पोलन ग्रेन? परागकण में इनमें से क्या पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारी ही एक प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, जिसे आप आई बटन पर ऊपर क्लिक करके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है 2 मेल गैमेट्स, यानी कि 2 नर युग्मक। ये परागकण में नहीं बल्कि जो पोलन ट्यूब होती है उसमें बनते हैं। 2 वेजिटेटिव सेल्स एंड 1 जनरेटिव सेल, 2 वर्धी कोशिका और 1 जनन कोशिका, ये ऑप्शन ही गलत है। तीसरा ऑप्शन है 1 जनरेटिव सेल एंड 1 ट्यूब सेल, यही करेक्ट आंसर है। एक जनन कोशा और एक नलिका कोशा, यही दोनों कोशिकाएं पाई जाती हैं एक पोलन ग्रेन में, एक परागकण में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर ऑफ पोलन सैक्स इन एन एंथर, एक परागकोश की परागधानियों की संख्या। यहाँ पर जो अंग्रेजी का शब्द है पोलन सैक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको माइक्रोस्पोरेंजियम के साथ बहुत कंफ्यूज किया जाता है, परागधानी के साथ। हिंदी में जो परागकोश है वो और परागधानी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ पोलन सैक्स इन एन एंथर इज, परागकोश में परागधानियों की संख्या। तो जब परागधानियां इमेच्योर होती हैं, अपरिपक्व होती हैं, उस समय तक उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं, लेकिन परिपक्व होने के बाद जो पोलन सैक होते हैं उनकी संख्या हो जाती है 2। इसका एक्सप्लेनेशन भी प्रीवियस वीडियो में किया गया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू गेट 200 ग्रेन्स ऑफ बार्ली, जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? तो जब भी पुष्प में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है, उसमें जो पोलन मदर सेल होती है वहां पर एक सेल से 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं और ये चारों ही पोलन ग्रेन्स बन जाती हैं। वहीं जो मेगास्पोर मदर सेल्स यानी गुरु बीजाणु मातृकोशिका होती है, उसमें एक मदर सेल से मियोसिस के अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो 4 डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें से 3 नष्ट हो जाती हैं और केवल एक ही बचता है। तो यहाँ जब परागण के बाद निषेचन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, तो उस समय एक पोलन ग्रेन को एक ओव्यूल मिलेगी, यानी कि एक परागकण एक ही अंडाणु के साथ फर्टिलाइज कर पाएगा, और बचे हुए ये जो 3 हैं इन्हें किसी और मादा पुष्प, किसी और फीमेल फ्लावर के पास जाना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इस तरह से हमें टोटल ग्रेन्स चाहिए, टोटल फ्रूट्स चाहिए 200। उसके लिए जो मेल होता है उसमें 200 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि सिर्फ 50 मियोटिक डिवीजन ही काफ़ी होंगे। वहीं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें 200 सीड्स के लिए जितने सीड्स चाहिए उतनी बार मियोसिस करना पड़ेगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यहाँ पर 200 बार, क्योंकि हमें 200 ग्रेन्स 200 दाने चाहिए, इसलिए 200 बार मियोसिस करना पड़ेगा। वहीं मेल में सिर्फ 50 बार मियोसिस काफ़ी होगा। तो ये 200 प्लस ये 50 मेल के मिलाकर हो गए 250, 250। तो यहाँ सही आंसर होगा 250। आप प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। अगर नहीं तो अगले वीडियो में हम इसको और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्जेनिटल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज, यानी जन्मजात, बचपन से, पैदा होने के साथ ही कौन सी उपापचयी त्रुटि होती है? यही क्वेश्चन हमें एक और वीडियो में मिल चुका है, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर होगा फिनाइल कीटोन यूरिया, PKU, जिसमें फिनाइल
एलेनिन नाम का एक अमीनो अम्ल सेल्स में जमा होता जाता है जो हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकता है। उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, उसका उपापचयन नहीं हो पाता, जो हानिकारक होता है। ये थे 2023 के आखिरी सेट के बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस जो एमसीक्यू में आए हुए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।